टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। नाम से पता चल रहा है कि करना क्या है। स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उनके बेसिस पे हमको कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे। कंक्लूजन को कहा क्या जाता है? कंक्लूजन को कहा जाता है निष्कर्ष, एक तरीके से। यानी कि निष्कर्ष दिख रहा होगा अगर आपको। निष्कर्ष का मतलब होता है, दोबारा से लिख दे रही हूँ, आई थिंक नहीं कोई लोग देख पा रहे होंगे। निष्कर्ष मतलब होता है किसी चीज का सार निकालना। उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको सार निकालना होगा। कंक्लूजन आप लोगों को ऑलरेडी दिए हुए होंगे, स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बेसिस पे 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे, इट विल डिपेंड ऑन योर एग्जामिनेशन कि कितने कंक्लूजन आपको दिए होंगे। ठीक है, कंक्लूजन दिए रहेंगे, वो देखना होगा 1 में से 2 में से 3 में से 4 में से कि कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देयर इज नो कोई लॉजिक, ऐसा कुछ खास इसका नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूं। आपको सिर्फ अपने माइंड को एकदम एक्टिव रखना होगा कि जो हमारा स्टेटमेंट है क्या उससे कोई कंक्लूजन जो है रिजेंबल कर रहा है, कोई भी उसमें आपको आपस में कोई भी सिमेट्री, कोई भी रिजेंबलेंस अगर दिखेगा, तब हम देखेंगे कि जो कंक्लूजन है इट इज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट और नॉट। ठीक, कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या हमको करना होगा, ये देखते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन कैसे आएंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन आपके पास में आएंगे ऐसे, स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको इतना बड़ा कोई भी, फिर आपको 2 कंक्लूजन दिए रहेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके एग्जाम पे। सपोज आपका एग्जाम है एसएससी का, तो आपको 2 ही स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए रहेंगे। सपोज आपका एग्जाम है बैंक का, तो आपको 3 4 5 तक भी कंक्लूजन्स मिलते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आज हम नॉर्मल लेवल, बेसिक है हमारा, नॉर्मल लेवल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्या दिया हुआ है हमको, जैसा आप लोग पढ़ सकते हैं, स्टेटमेंट में बोला है कि डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे टू जाफरा विल बी रिड्यूस 280 बाय सी। यानी कि जो कि 900 किलोमीटर का डिफरेंस है बिटवीन बॉम्बे टू जाफरा, वो समुद्र से सिर्फ 280 किलोमीटर रह जाएगा। ठीक, दिस विल लीड अ सेविंग ऑफ रुपीज 7.92 करोड़ पर एनम ऑन द फ्यूल। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट, इससे क्या होगा कि 7.92 करोड़ पर एनम हम लोग फ्यूल की सेविंग जो है वो कर पाएंगे। ठीक, स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है ये। अब पूछ रहा है कि अब इसके बेसिस पे मुझे बताना है कि ये बताइए जो कंक्लूजन है ये सही है कि नहीं है। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन द रोड। बिल्कुल सही बात है भाई। क्या आपको देखने से नहीं लग रहा है भाई, जब हम फ्यूल की सेविंग करेंगे 7.92 करोड़, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सीधी सी बात है चीपर है रोड से। उसके बाद कहता है फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटर एक्सटेंट। फ्यूल को जो है वो सेव करना चाहिए एक बहुत बड़े एक्सटेंट तक। ठीक है, ये दोनों ही कंक्लूजन जो है फॉलो करेंगे, यानी ई ऑप्शन। भाई फ्यूल को सेव करना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि फ्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अब आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सबको प्रोवाइड हो पा रहा है, हम सब जानते हैं। तो इसलिए हमको फ्यूल को सेव करना चाहिए। और हम देख पा रहे हैं कि भाई सी के साथ में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो जो फ्यूल होगा वो कम कंज्यूम होगा। तो बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन भी है आपका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होगा, यानी दोनों ही कंक्लूजन जो है फॉलो करेंगे। ओके, चलिए तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। दैट इज गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, इसके बेसिस पे हमको दिए हुए हैं 2 कंक्लूजन्स। पहले हम समझ लेते हैं स्टेटमेंट का मतलब होता क्या है। कि भाई गुड वॉइस जो है, अच्छी आवाज़ जो है वो एक नेचुरल गिफ्ट है, लेकिन हमको इसको ऊपर बढ़ाने के लिए म्यूजिक के फील्ड में इसको प्रैक्टिस करना होगा ताकि ये इम्प्रूव हो सके। स्टेटमेंट में हमको कहा गया है ये चीज़। अब कहता है कंक्लूजन कि नेचुरल गिफ्ट नीड नर्चरिंग एंड केयर। जो नेचुरल गिफ्ट हमको मिले हुए होते हैं उसको नर्चर करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल है भाई, इसने कहा है साफ साफ कि अगर आपको अपने नेचुरल गिफ्ट को ठीक रखना है तो आप उसको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी कंक्लूजन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा दिया हुआ है इवन दो योर वॉइस इज नॉट गुड
वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग। भाई सबसे पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है गुड वॉइस, इसका मतलब जो वॉइस है वो बिल्कुल होनी चाहिए आपकी, ठीक, गुड होनी चाहिए। तो इसमें ये वाला तो बिल्कुल गलत है, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलोज। कहा क्या गया है भाई गुड वॉइस होनी चाहिए, बिल्कुल है। इसने कहा है कि अगर किसी की गुड वॉइस नहीं है लेकिन उसको फिर भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है स्टेटमेंट में। इसलिए इस स्टेटमेंट के बेस पे ये जो कंक्लूजन मुझे दिया हुआ है बिल्कुल गलत है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट विल फॉलो कि जो नेचुरल गिफ्ट आपको मिले होते हैं आपको उनकी नर्चर और केयर जो है करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल। यानी कि हमारे इंडिया में कह लो या किसी भी कंट्री की बात ये कर रहा है कि वहाँ पर जितना घर में, यानी कि जितना कि क्रूड ऑयल घर में प्रोड्यूस होता है उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है ज़्यादा है, यानी कि प्रोडक्शन से ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है। तो अब देख लेते हैं, ये तो हो गया स्टेटमेंट, भाई इसने ये बोला है, सिर्फ हमको बताया है कि भाई जितनी आपकी प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल की उससे ज़्यादा आपके यहाँ पे डिमांड है, ठीक है। अब देख लेते हैं कंक्लूजन क्या कहता है कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड। पहला कहता है कि क्रूड ऑयल को जो है हमको इम्पोर्ट कर लेना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस। अब कंक्लूजन जब भी इस तरीके से आएगा तो ऑप्शन हमारा सी होगा, या तो फर्स्ट या सेकंड। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, एक बात बताइए, जब मैं क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर लूँगी, सीधी सी बात है, जो मेरे यहाँ पर डिमांड है अगर मैं उसको इंपोर्ट कर लूँगी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर कहता है कि डोमेस्टिक डिमांड को अगर मैं रिड्यूस कर लूँ तब भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब है या तो आप पहले वाला सोल्यूशन करिए कि अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, फिर कहता है या फिर ऐसा करिए कि जो डोमेस्टिक आपके यहाँ पे डिमांड है उसको कम कर लीजिए। दोनों चीज़ ठीक है ना, लेकिन एक ही तो चीज़ हो सकती है भाई। डिमांड कम करने के लिए एक चीज़ हो सकती है, या तो अपने यहाँ का कंज्यूमशन जो है वही खत्म वो कर ले, दूसरी चीज़ है कि भैया इंपोर्ट कर ले। तब भी इस टाइप के कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के आपके स्टेटमेंट्स कंक्लूजन दिए होंगे तो हमेशा जो आंसर होगा दैट वुड बी ईदर वन और ईदर टू। दोनों सॉल्यूशन एप्लीकेबल हैं, दोनों से काम होगा एक ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन्स फाइंड टाइम फॉर रेस्ट। सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम फॉर रेस्ट। कहता है कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं, स्टेटमेंट में इसने कहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं वो टाइम निकाल लेते हैं आराम करने के लिए। दूसरी बात, स्टेटमेंट के अंदर ही इसने बोला है कि सुनीता जो है उसका वेरी बिजी शेड्यूल है, वेरी वर्क का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन उसके बाद भी वो रेस्ट के लिए टाइम निकाल लेती है। अब ये हो गया स्टेटमेंट, इसके बेस पे दे दिए हमको दो कंक्लूजन। पहला कहता है कि सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। बिल्कुल है भाई, जब उसने बोला है कि एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन ही रेस्ट के लिए टाइम निकाल सकता है तो इम्प्लाइज दैट अगर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C होगा तो A इक्वल टू C डायरेक्ट होगा ना, इम्प्लाइज दैट। सेम यही केस इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में आया है कि भाई जब सुनीता टाइम रेस्ट के लिए निकाल लेती है, ऊपर उसने बोला है कि ऑर्गेनाइज्ड जो पर्सन है वो हमेशा रेस्ट के लिए टाइम निकाल लेता है। बात हुई बिल्कुल सही, यानी पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है सुनीता एज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। कोई इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी, इंडस्ट मतलब कर्मशील, जो बहुत मेहनती होता है, जो बहुत हार्ड वर्कर होता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरी बिजी शेड्यूल है उसके बाद भी रेस्ट के लिए टाइम निकाल लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक मेहनती लेडी है, एक हार्ड वर्किंग लेडी है, एक इंडस्ट्रियस पर्सन है। इसका मतलब यही होता है, इसलिए आपको अपनी इंग्लिश में अपने सिनोनियम्स, एंटोनियम्स ये सब भी याद रखने होंगे। दोनों सही है, यानी कि बोथ फॉलोज, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलोज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कहता है कि दिस बॉय, जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आएगा, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, क्या कंक्लूजन हमको सही बताना है, क्या नहीं बताना है।
जैसे ईदर और वाले केस में हमेशा थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ध्यान से देखेंगे कि दोनों का मतलब अल्टीमेटली था एक ही, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट चीज थी। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है कि दिस बुक जेड इज द ओनली बुक विच फोकस इज अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया बिटवीन 1950 से 1980। कहने का मतलब कहा है कि 1950 से 1980 के बीच में जो पॉवर्टी की कंडीशन इंडिया में रही है वो सिर्फ ये जेड बुक के अंदर फोकस किया हुआ है। सिर्फ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ओनली बुक। ध्यान देंगे वर्ड्स पे, ओनली बुक यानी सिर्फ एक जेड बुक ऐसी है जो 1950 से लेकर 1980 के बीच में जो इंडिया की पॉवर्टी कंडीशंस थी उसके बारे में उसने खुल के लिखा है। अब देख लेते हैं हमको कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। पहला कंक्लूजन है देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। भाई एक बात बताओ, क्या कोई भी रिजेम्बलेंस इस कंक्लूजन का लग रहा है? हमारे पास में बुक है, हमारे पास में पॉवर्टी है और 1950 से लेकर 1980 तक का टाइम है, उसके पहले बाद में कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए ये वाला तो बिल्कुल गलत होगा। भाई जब उसके पहले बाद में कुछ मेंशन ही नहीं है तो मैं क्यों इसके बाद में बिफोर 1950 बोल रहा है? 1950 से 80 के बीच में जो बातें होंगी वही की जाएंगी, उससे पहले बाद में कोई बातें नहीं की जाएंगी। साफ साफ से कंक्लूजन जो फर्स्ट है वो फॉलो नहीं होगा। फिर कहता है नो अदर बुक डील्स विद पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग 1950 से 1980। ये बताइए क्या ये सही होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें साफ साफ ये लिखा है कि नो अदर बुक, कोई भी और दूसरी बुक इस जो पॉवर्टी पीरियड था 1950 से 80 के बीच में इसको जो है नहीं दर्शाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में उसने ओनली लिखा हुआ है। जब ओनली लिखा हुआ है इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक यही बुक ऐसी है जो पॉवर्टी की कंडीशन को दिखाती है। इसलिए मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि हाँ भाई, और कोई बुक ऐसी नहीं थी जो 1950 से 1980 तक की पॉवर्टी कंडीशन को इंडिया के अंदर दर्शा सकती। ठीक है, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। अब कहता है नेक्स्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट किस टाइप का हमारे पास में है क्वेश्चन। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस। कह रहा है कि जो आपकी सक्सेस का सीक्रेट होता है वो होता है अपने गोल की तरफ कांस्टेंट मेहनत करना। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपने गोल की तरफ कांस्टेंट मेहनत करते रहेंगे। ठीक, अब ये कहता है, ये बताइए कंक्लूजन इनमें से इस स्टेटमेंट के बेस पे कौन सा फॉलो होगा। पहला है कि कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन, दैट इज अ इडियम। ओके, कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन इज अ इडियम, और इसका मतलब होता है यानी कांस्टेंट मेहनत करना एक पत्थर को भी तोड़ देता है। यानी कि जब आप कांस्टेंट मेहनत करते हैं तो आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, आपको अपने गोल को अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसका मतलब ये है, ईडियम है ये एक, इसलिए ध्यान रखेंगे, इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग रखेंगे। इसके ये एक ईडियम है, इस बात को एज अ ईडियम इसने कंक्लूजन में लिख दिया तो बिल्कुल सही लिखा है। फिर कहता है सेकंड वाले में कि सिंगल माइंड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस। बिल्कुल सही है, सिंगल माइंड डिवोशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेट होकर के एक ही तरफ दिमाग को रखना है, तभी हम अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये दोनों बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट वन, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक, दोनों में एक ही बात कही गई है कंक्लूजन में, एक में इडियम फॉर्म में लिख दिया है, एक के अंदर अलग तरीके से लिख दिया है। चलो फिर कहता है द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। कह रहा है कि जो हमारे यहाँ पर नेशनल इनकम की, हमारे यहाँ इंडिया में जो नेशनल इनकम होता है उसका टॉप शेयर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के 35% लोग जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, ये कहता है। अब इसके बेसिस पे 10% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया इज 35। ठीक,
कहता है कंक्लूजन इसके बेस पे कि व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज फास्ट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन सर्टेन पॉकेट ऑफ पॉपुलेशन टेक प्लेसेस। ठीक, इसका कोई भी इससे रिजेम्बलेंस कोई मतलब नहीं है। इसने सिंपल ये बात बोली है कि भैया जो परसेंटेज है नेशनल इनकम की शेयर बाय द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इज 35। अब करोड़ लाख ये अपने आप देखेगा, 35 है ना, तो इसके अंदर कहीं हाउस होल्ड है ना कोई वेल्थ की बात की हुई है, तो इसका और इसका कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं है। तो जो पहला वाला कंक्लूजन होगा बिल्कुल गलत है। दूसरा देख लेते हैं कि द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ 10% हाउस होल्ड इन इंडिया में नेशनल इनकम का 35% आ जाता है, तो बिल्कुल सही बात है ना भाई कि अनइवन है। कोई लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। अपनी नेशनल इनकम सिर्फ 35% में सिमट के रह जाती है, इसका मतलब जो बाकी के हमारे पास में लोग बचे हैं बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बीच में इनकम का। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही बात है, हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो बिल्कुल ही करेक्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कहता है द प्राइम मिनिस्टर इम्पैथेटिकली का मतलब होता है, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है जब आप किसी से बहुत दया भाव रखते हैं, ठीक है। सिंपैथी का मतलब, एम्पैथी का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने पे बिल्कुल फील करना, ठीक है। एम्पैथी कि मैं आपसे बहुत एम्पैथी, इसका मतलब बिल्कुल ही आप अपने से ही उसका दुख मान रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। एम्पैथेटिकली का मतलब होता है बहुत डीप किसी चीज़ को फील करना, ठीक। stated that the government will make every possible effort for the upliftment of poor farmer and farm hands। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही दुख के साथ में या बहुत ही ज़्यादा दिल से ये बात कहते हैं कि हम लोग जो है पूरी की पूरी मेहनत करेंगे या फिर हर एक पॉसिबल एफर्ट करेंगे अपलिफ्टमेंट, ऊपर उठाने के लिए जो गरीब फार्मर्स हैं, ये जो हमारे देश के अंदर मजदूर तबका है उसके लिए। फिर कहता है, अब इस स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन में क्या कहता है कि एक्सेप्ट पुअर फार्मर एंड फार्म हैंड्स ऑल अदर हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये बोला इसने, ठीक है भाई, ऐसा तो इसने कुछ नहीं कहा है। प्राइम मिनिस्टर ने एम्पैथी रखी है फार्मलैंड्स के साथ में और फार्मर के साथ में, अपार्ट फ्रॉम देम और किसी तबके के बारे में और किसी लोगों के बारे में तो उसने कोई बात नहीं की। इसलिए कंक्लूजन फर्स्ट बिल्कुल गलत होगा। जब किसी और के बारे में बात ही नहीं की है तो हम उसके बारे में क्या डेफिनेट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। फिर कहता है कि नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल रॉन्ग है, देखने से ही आप बता सकते हैं क्यों रॉन्ग है। क्योंकि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि पास्ट में कोई भी चीज़ नहीं हुई है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, क्या पता हुई हो, वो वर्क नहीं की हो, कोई इश्यूज आ गए हों, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि हम स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन जो है बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए दोनों रॉन्ग है। आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2 जो है फॉलो करता है। ओके, जब तक ये रिलेशन ना हो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बीच में तब तक आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी उसको करेक्ट नहीं करिएगा। पास्ट में क्या हुआ है आप नहीं कह सकते, ठीक। जब हम स्टेटमेंट और अजम्पशन पढ़ेंगे तब हम ये चीज कह सकते हैं, भाई अज्यूम करना है, पूर्वानुमान लगाना है। हो सकता है कि भाई पास्ट में ऐसा कुछ ना हुआ हो इसलिए अब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन पढ़ रहे हैं तो स्टेटमेंट से ही जो सार निकलेगा वही हम सिर्फ कंक्लूजन में करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लो। कहता है द कैबिनेट ऑफ स्टेट एक्स टुक सर्टेन स्टेप टू टैकल द मिल्क ग्लूट इन द स्टेट एज द कोऑपरेटिव एंड गवर्नमेंट डेयरीज फेल टू यूज द अवेलेबल मिल्क ए। एक न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट एक्स के अंदर में जो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं बाय द स्टेट, जो वहाँ पर गवर्नमेंट की डेयरीज हैं वो वहाँ के जो दूध है उसको यूज करने में असफल रहे हैं।
तो उस समस्या को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप्स ले रही है, ये कहा गया है। फिर कहता है अब हमसे कंक्लूजन में देखते हैं क्या कहता है। द मिल्क प्रोडक्शन एंड कोऑपरेटिव्स डेयरीज इन स्टेट एक्स इज मोर देन इट्स नीड। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों के पास में इसकी नीड से ज्यादा है, तभी दे आर नॉट एबल टू हैंडल। ओके, सेकंड देखते हैं क्या कहता है। गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव डेयरीज इन स्टेट एक्स आर नॉट equipped in terms of resources technology to handle the such excess of milk। बिल्कुल सही बात है, मैंने हमेशा बोला है जब भी स्टेटमेंट कंक्लूजन करेंगे जो सार निकालने की कोशिश करेंगे स्टेटमेंट से, भाई वो टैकल करने में स्टेट एक्स अपने यहाँ की जो डेयरी है उनके मिल्क प्रोडक्शन को टैकल करने में असफल रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है? भाई उनके पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है जिससे वो उसको टैकल कर सके। पहली बिल्कुल करेक्ट चीज है, तभी ये समस्या आई है ना। और भाई मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा है, हैंडल हो नहीं रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, तो बिल्कुल सही है। यानी दोनों जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ओके, अब कहता है द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कोलीग्स। मैनेजर जो है ह्यूमिलेट करता है, यानी कि एक तरीके से उसको बुरा भला कहता है सचिन को इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स। उसके कलीग्स जो उसके साथ में काम करते हैं उनके सामने मैनेजर जो है सचिन की एक तरीके से कह लो कि इंसल्ट करता है। ठीक, फिर कंक्लूजन क्या दिए हैं? द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन। सेकेंड इज सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विद हिज कलीग। सेकेंड तो देखने से ही बिल्कुल गलत लग रहा है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कलीग्स और सचिन के लाइकनेस डिसलाइकनेस में कोई मतलब नहीं है। कहता है कि द मैनेजर डिड नॉट लाइक द सचिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात बताओ, क्या पता सचिन ने कोई गलती करी हो जिसकी रिपरक्यूशंस हो, उसको उस तरीके से डांट मिल रही है। सिर्फ एक यही रीजन हो सकता है कि सचिन को उसके सामने जो कलीग्स हैं उनके सामने ह्यूमिलिएट किया गया हो। ऐसा तो इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि जो मैनेजर है वो पसंद नहीं करता है सचिन को। जरूर कोई ना कोई चीज रही होगी जिस वजह से उसने उसको ह्यूमिलिएट किया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी बिल्कुल गलत है कि भाई कोई बात हुई होगी तब उसने सचिन को कुछ बोला होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उसको पसंद नहीं करता। तो जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट देख लेंगे। फिर कहा है द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशन एंड ऑफर्ड अट्रैक्टिव पैकेज टूर्स फॉर फॉरेन विजिटर्स। क्या कहा गया है स्टेटमेंट के अंदर कि भाई गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स की गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ कंसेशन और कुछ अट्रैक्टिव पैकेजेस लॉन्च किए हैं जिससे फॉरेन जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए वो और अट्रैक्ट हों। भाई होटल के रेट कम कर दिए, प्लेन का टिकट प्राइस कम कर दिया अपने यहाँ का, और घूमने वालों को कह दो कि सब्सिडी दे दी। इस तरीके के जो भी उन्होंने प्लान है लॉन्च किए हैं, तो क्योंकि वो टूरिज्म को अपने यहाँ पे बढ़ावा देना चाहते हैं। ये हमारे से स्टेटमेंट में कहा गया है। अब देख लेते हैं कि एक कंक्लूजन में कहा क्या गया है कि नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विल विजिट द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई जब किसी को टिकट प्लेन के पैसे जो होंगे वो कम देने पड़ेंगे, होटल में जो होटल 10,000 का है वो आपको 5,000 पे करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल आपके मन में एक थॉट आएगा कि चलो चलते हैं। वही चीज़ सेम अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ की गई है कि मोर जो फॉरेन टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये किया गया है। बिल्कुल सही बात। दूसरा कहा है गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। बिल्कुल सही बात है। जब वो किसी पैकेज या फिर किसी पैकेज या एक फॉरेन कुछ भी कंसेशन के लिए सोच रही है तो वो सीरियस है अपने यहाँ पर टूरिस्ट बुलाने के लिए। तो ये बिल्कुल हमारे दोनों के दोनों जो होंगे सही होंगे, यानी कि ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। कहता है कि प्राइम एज ऑफ स्कूल गोइंग children in urban India have now become avid as well as more regular viewer of television even in the household without a TV. As a result, there has been an alarming decline in extent of reading the
न्यूज़पेपर। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जब टीवी आप लोग देखते हैं तो इससे न्यूज़पेपर की जो रीडिंग है वो हैबिट आपकी खत्म हो रही है। अब देख लेते हैं कंक्लूजन क्या कहता है। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइज्ड। ऐसा तो कुछ नहीं भाई, बात तो सही है कि ये करना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा है, ना कि सोल्यूशन के बारे में। प्रॉब्लम से रिलेटेड तो यहाँ कुछ नहीं है, तो सोल्यूशन हुआ एक तरीके से, तो कंक्लूजन नहीं सही होगा। सेकंड में कहता है अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स शुड बी सेंट टू अदर कंट्रीज टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ टीवी ऑन रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। बिल्कुल ही कोई तुक नहीं है इस चीज़ का। अगेन मैंने बोला कि वो स्टेटमेंट में हमको प्रॉब्लम बता रहा है, ना कि हमको सोल्यूशन बता रहा है, और हम उसको कंक्लूजन में सोल्यूशन बता रहे हैं, जबकि जो स्टेटमेंट का सार होगा वही कंक्लूजन होगा। ठीक, तो दोनों के दोनों जो भी हैं हमारे कंक्लूजन गलत होंगे, यानी कि इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। कहता है फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स विल हैव ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग मैथ्स एंड साइंस फॉर देयर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जाम्स। फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो होंगे वो एबल होंगे मैथमेटिक्स और साइंस को हटाने के लिए फ्रॉम देयर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स। कंक्लूजन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स दोज हु आर वीक इन साइंस एंड मैथ विल बी एडमिटेड। बिल्कुल सही बात है, जब हटाने की बात हो रही है नेक्स्ट ईयर से तो एडमिशन तो बिल्कुल होगा ही, बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है कि अर्लियर स्टूडेंट डिड नॉट हैव द चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन विदाउट टेकिंग दीज सब्जेक्ट, यानी मैथ और साइंस के बिना पहले हम इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते थे। अब जबकि इसने बोला है कि ले सकते हैं, तो बिल्कुल ये जो है इसका कंक्लूजन ये होगा, यानी इस स्टेटमेंट के ये दोनों सार बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। अब कहता है इन अ रीसेंट सर्वे रिपोर्ट इट हैज़ बीन स्टेटेड, एक रीसेंट सर्वे हुआ है उसमें एक रिपोर्ट ने कहा है कि दैट दोज हु अंडरटेक फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर अ डे आर लेस प्रोन टू हैव एनी हार्ट एलिमेंट। यानी कि एक रिपोर्ट ने बोला है कि जो लोग दिन में एटलीस्ट आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट के जो इश्यूज हैं वो कम होते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट ने कहा है। ये स्टेटमेंट में कहा है। अब देख लेते हैं कि कंक्लूजन में क्या कहा गया है कि मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ। ये इसने मुझे बोला है, बिल्कुल करेक्ट है। हेल्दी एक्सरसाइज है, लीडिंग करनी है हेल्दी लाइफ, तो बिल्कुल थोड़ा सा एक एक्सरसाइज हमको करना होगा। फिर कहता है ऑल पीपल हु डू डेस्क बाउंड जॉब डेफिनेटली सफर फ्रॉम द हार्ट एलिमेंट्स। बिल्कुल गलत है। क्या आप लोग सामने से देखने से नहीं बोल सकते कि बिल्कुल गलत है। डेस्क बाउंड कोई जॉब, या फिर ये बोला है कि जो लोग बैठे रहते हैं उनको ज़्यादा होते हैं हार्ट की डिसीज, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड बिल्कुल गलत है। बोला मुझे ये गया है कि अगर आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो जो हार्ट के इश्यूज हैं वो आपको कम होंगे। ये सिर्फ जो है हमको स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट में दिखाई देता है और कहीं नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है द वर्ड इज नीदर गुड नॉर इविल, ईच मैन मैन्युफैक्चर अ वर्ड फॉर हिमसेल्फ। यानी कि जो संसार है, जो दुनिया है, वो ना अच्छा है ना बुरा है। हर आदमी जो है अपने लिए अपना एक संसार तैयार करता है। कहने का मतलब इसका ये है। अब देख लेते हैं कि कंक्लूजन में क्या कहा गया है। सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट गुड, सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट बैड। ठीक, ये मुझे कहा गया है। भाई बैड तो नहीं है, लेकिन सम पीपल जो है फाइंड इट दिस वर्ड इज क्वाइट गुड, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही है। ना तो ये जो है वर्ड वो गुड है ना अच्छा है, लेकिन हर आदमी अपने से रहने लायक अपने आप को इसको बना लेता है। तो कुछ जो लोग हैं वो इस दुनिया को अच्छा मानते हैं। ठीक है,
फिर कहता है सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट बैड, बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको बुरा मानते हैं, यानी दोनों सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉलोज। अब कह रहा है कि डबल योर मनी इन 5 months, एक एडवर्टीजमेंट, एन एडवर्टीजमेंट, यानी कि एक एडवर्टीजमेंट में कहा गया है कि अपनी मनी को 5 महीने में दुगना करिए। अब देख लेते हैं इसको कंक्लूजन मुझे क्या कहा गया है। कंक्लूजन मुझे कहा गया है कि द अश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन। क्या मैं ये इससे सार निकाल सकती हूँ? क्या स्टेटमेंट का सार हमारे पास में कंक्लूजन फर्स्ट में दिया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं है। कहता है पीपल वॉन्ट देयर मनी टू ग्रो। बिल्कुल, जब भी हम ऐसी कोई स्कीम सुनते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि पैसे के बारे में जब भी सुनते हैं, तो एक बार हम कोई चीज़ सुनते ज़रूर हैं, ठीक, दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन दैट मनी। इसीलिए जब भी कोई ऐसी स्कीम होगी जो आपकी मनी को 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में डबल कर देगी, तो हम ज़रूर उसमें इंटरेस्टेड होंगे। यानी जो सेकंड कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली गुड सिंगर आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। Only good singer are invited in the conference. No one without sweet voice is good singer. ये इसने मुझसे 2 स्टेटमेंट बोले हैं। अब कहता है कंक्लूजन के अंदर all invited singer in the conference have sweet voice। बिल्कुल सही बात है भाई, जो भी इनवाइट किए गए हैं, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि ओनली गुड सिंगर आर इनवाइटेड, जिनकी वॉइस स्वीट है वो लोग इनवाइटेड हैं। बिल्कुल सही बात। फिर कहता है कि 2 सिंगर who do not have sweet voice not invited in the conference। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली लाइन में लिख दिया कि only good singer are invited। only लिखा है, इसका मतलब होता है केवल। अब इससे इधर उधर हम कहीं नहीं जाएंगे, केवल पकड़ लिया तो सिर्फ और सिर्फ स्वीट वॉइस, अच्छे वॉइस के आदमी ही इन्वाइटेड हैं, ठीक। दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। ई, ऑप्शन नंबर ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। फिर कहता है कंपनी एक्स हैज रिकॉर्ड। कंपनी एक्स का एक रिकॉर्ड है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैमरा ऑफ क्वालिटी एंड लेटेस्ट डिजाइन सो दैट यू डू नॉट स्पॉइल इवन अ सिंगल शॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन। यानी वेदर कंडीशन जैसी है एग्जैक्ट आपको वैसी ही फोटो मिले, उस टाइप का कैमरा कंपनी एक्स जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके बेसिस पे कंक्लूजन हमको क्या दिया हुआ है। कहता है कि नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्स इज रेपुटेटेड इन द कैमरा इंडस्ट्री। बिल्कुल गलत है, यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ओनली कंपनी एक्स हैज रिकॉर्ड ऑफ। देयर इज ओनली, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी एक्स के पास में एक ऐसा रिकॉर्ड है। अगर ओनली होता तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही होता, ओनली नहीं है तो ये नहीं सही होगा। फिर कहता है एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद कैमरा एक्स। कैमरा एक्स ने जब अपने अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है तो कोई भी होगा वो जब भी पिक लेगा अच्छी ही आएगी, सीधी सी बात है। क्योंकि जो कैमरा एक्स जो है वो डिवाइस किया गया है, जो ये बनाया ही ऐसा गया है कि बिल्कुल ही एकदम इररिस्पेक्टिव जो है पिक आपकी आए। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोज। फिर कहता है कि recent trend also indicate that number of child migrant in large cities in increasing। हमारा जो recent trend है वो कहता है कि जो children का migration है large cities में वो बढ़ा है। These children leave their families to join the rank of urban poor। urban poor यानी जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले गरीब लोग होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर मेड हैं, हाउस हेल्प हैं, वो एक तरीके से अर्बन पुअर के अंदर काउंट की जाती है। टू ज्वाइन द रैंक ऑफ अर्बन पुअर डूइंग ऑड जॉब, मार्केट्स, वर्कशॉप, होटल एंड सर्विस सेक्टर। आप सब लोग जानते हैं किस टाइप की जॉब की यहाँ बात चल रही है। फिर आता है कंक्लूजन, माइग्रेशन टू बिग सिटीज शुड बी चेक्ड। क्या इसका और इसका कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, शुड बी चेक्ड है। यहाँ इसने सिर्फ बताया है कि अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन है रिसेंट टाइम में बढ़ गया है। अब इसमें ये चेक होने वाली बातें तो नहीं है, अजम्पशन में सोच सकते हैं इस तरीके की चीजें,
बट चूंकि यहाँ सार बताना है, कंक्लूड करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। फिर कहता है द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन शुड बी थोरोली स्टडीड। प्लाइट क्या होता है? प्लाइट होता है दशा। इसका मतलब है उनकी दशा, उनकी स्थिति जो है हमको डीपली जो है स्टडी करनी चाहिए। ये भी बात सही है, लेकिन हमको कंक्लूड नहीं कर सकते हम इसको स्टेटमेंट से, ठीक है, इसलिए ये गलत है। दोनों गलत हैं, ना फर्स्ट ना सेकंड। बात सही है लेकिन हम सार स्टेटमेंट के बेस पे नहीं निकाल सकते। नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज। बिल्कुल ये बात वैसे भी फैक्ट है, फैक्चुअल सच है कि आज के टाइम में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट हो, यानी कि सारा कुछ उसी के यहाँ हो, उसको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, उसको कुछ एक्सपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, अब देख लेते कंक्लूजन क्या है। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल द कंट्री नीड्स, कहता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी, बिल्कुल रॉन्ग है, देखने से ही पता चल रहा है भाई। ये बिल्कुल सही है, मैन्युफैक्चरिंग की हाँ बात चल रही है, सफिशिएंसी की बात चल रही है, बिल्कुल सही है कि इम्पॉसिबल है अपने ही यहाँ सब कुछ उगाना, लेकिन कंट्रीमैन लेजी हो गए हैं ऐसा हमको स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए सेकंड गलत है, पहला सही है, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलोज। फिर कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, टुडे आउट ऑफ द वर्ल्ड population of several thousand million, the majority of men have to live under government which refuse them to personal liberty and the right to dissent। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल है जो गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, जिनको अपने मतभेद या अपनी प्रॉब्लम दर्शाने की डिपेंडेंसी नहीं है। कंक्लूजन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पीपल आर इनडिफरेंट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डिसेंट, बिल्कुल गलत है, इसका कोई भी रिजेम्बलेंस इस स्टेटमेंट से नहीं है। फिर कहता है पीपल डिजायर पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू डिसेंट, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताइए, क्या आप अपने पेरेंट्स से भी कई बार जब लड़ते हैं या कुछ है तो कई बार इस बात पे होती है कि हमारी बात सही है, आप सुनिए हमारी बात, हम अपनी, हमारी इच्छा ये है, हमारी डिजायर ये है, प्लीज ट्राई टू फुलफिल इट, इन्हीं चीज़ों पे हमेशा लड़ाई होती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं सीख करते हैं वो पर्सनल लिबर्टी और राइट टू डिसेंट। राइट टू डिसेंट मतलब होता है अपने कोई भी मतभेद है अगर तो उनको रखने का एक अधिकार, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, सेकंड फॉलोज। फिर कहता है आपसे कि इरेगुलरिटी इज अ कॉज फॉर फेलियर इन एग्जाम्स, सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जाम। इरेगुलरिटी जो होता है वो एक कारण है फेल होने का एग्जाम में, और कुछ जो अच्छे बच्चे हैं यानी कि सम रेगुलर, जो कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स थे वो भी फेल हो गए हैं एग्जाम में। ऑल फेल स्टूडेंट्स आर रेगुलर, बिल्कुल गलत, ऑल का कहीं है ही नहीं इसमें बात, लेना देना हमारे पास में। फिर कहता है ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट आर नॉट रेगुलर, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है हमारे पास में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ना तो फर्स्ट फॉलो करता है ना ही सेकंड फॉलो करता है। अब कहता है कि टू कल्टीवेट इंटरेस्ट इन रीडिंग द स्कूल हैज मेड इट कंपल्सरी फ्रॉम जून दिस ईयर फॉर ईच स्टूडेंट टू रीड 2 बुक्स पर वीक एंड सबमिट अ वीकली रिपोर्ट ऑन द बुक्स। यानी कि बच्चों के अंदर आजकल फ़ोन देख देख करके एक हैबिट जो है ख़त्म होती जा रही है रीडिंग की। रीडिंग की हैबिट होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई की हैबिट होना, सपोज कोई भी बुक है, कोई भी न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ने की हैबिट बहुत होनी चाहिए, तो वो बच्चों में ख़त्म हो रही है। इसके लिए स्कूल ने सोचा है कि हम जो है अपने बच्चों को एक टास्क दिया जाएगा आपसे कि वो वीक में 2 बुक्स पढ़ेंगे और लास्ट में एंड ऑफ द वीक उसकी जो भी समरी होगी वो सबमिट करेंगे। ठीक है, ये हमसे स्टेटमेंट में कहा गया है। अब देख लेते हैं कंक्लूजन में क्या पूछा है। पहला कहता है कि इंटरेस्ट इन रीडिंग कैन बी क्रिएटेड बाय फोर्स। ठीक है, पहला कहता है ये मुझसे कि जो इंटरेस्ट है रीडिंग में कैन बी क्रिएटेड, जब भी हम किसी चीज़ का किसी पर कोई प्रेशर डालते हैं वो हमेशा रिएक्शन देता है, वो रिएक्टिव फोर्स देता है,
तो इसलिए हम फोर्स करके किसी को रीडिंग के लिए नहीं बोल सकते हैं। एक प्लान उन्होंने ट्राई टू इंट्रोड्यूस किया है इन स्कूल में, लेकिन ऐसा पक्का कुछ नहीं हो सकता है कि इससे उनके अंदर रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप हो ही जाएगी। फिर कहता है सम स्टूडेंट्स विल इवेंचुअली डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग, लेकिन उनकी इस ट्रिक से बिल्कुल ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों में रीडिंग की आदत डल जाए, पढ़ जाए, उनको अच्छा लगे पढ़ना, नई नई चीज़ें जानना, तो ये भी हो सकता है। और ये मैं अश्योरिटी नहीं कह सकती कि भाई उनमें जो इच्छा है वो जग जाएगी, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है, इसलिए कंक्लूजन जो सेकंड है वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विल एलिमिनेट द एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर हम उनको क्रिएट करेंगे तो जो एनर्जी का क्राइसिस है वो हमारे वर्ल्ड से खत्म हो जाएगा। अब देख लेते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही बात है भाई, जो आज की जैसे कि हम नॉर्मल खाना चूल्हे पे बनाते थे, ये जो कन्वेंशनल है, जो नॉर्मल हमारी एनर्जी के सोर्सेज हैं, वो खत्म कर रही है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल सही बात है। कहता है कि द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज लीड टू डिप्लेशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं भाई। एक्स्ट्रा जब पॉपुलेशन इतनी है, उसको चीज़ें कंज्यूम करने के लिए इतनी चाहिए होंगी, तो इसीलिए जब हम एक्सेसिव एक्सप्लॉयमेंट कर रहे हैं भाई, प्लास्टिक खरीद रहे हैं, फेंक रहे हैं, कहीं कुछ फेंक रहे हैं, कहीं कुछ जला रहे हैं, एक्सेसिव हमारे पास में जनसंख्या है वो यूज़ कर रही है एक्सेसिव चीज़ों का, तो एनवायरनमेंट का तो हमारा जो डिप्लीशन है वो हो ही रहा है। सिंपल सी बात है, इसीलिए दोनों के दोनों जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, कहता है until our country achieves economic equality, political freedom and democracy would be meaningless. Until our country achieve economic equality, पॉलिटी, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी जो है वो मीनिंगलेस होगी जब तक कि हम इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इक्वल इनकम हो, सबके पास सोर्स ऑफ अर्निंग हो, सब एटलीस्ट प्रॉस्परस हो कि 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना वो खा सके। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट है, इन चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी कोई मीनिंग नहीं रखती जब तक आप इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ले आते हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन का क्या कहा गया है। अब कहा गया है कि पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड, यानी कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है और डेमोक्रेसी है वो साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। फिर कहता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी लीड्स टू रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाई जब आप इकोनॉमिकली वेल हो, स्टेब्लिश हो, कमा रहे हो, अच्छे से प्रॉस्परस हो, तो आप खुश हो, आप अपनी जो पॉलिसी इंडिया में है या किसी भी कंट्रीज में है उनको रिस्पेक्ट करोगे, उनकी तरफ आपका एक रिस्पेक्ट का नज़रिया होगा। इसीलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारी और पॉलिटिकल फ्रीडम दोनों हमारे अंदर खुद आ जाएंगी, चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। इसलिए कंक्लूजन जो सेकंड है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन इसको देखेंगे। नेक्स्ट देख लेंगे। चलिए, तो आज की क्लास आपकी बहुत अच्छी हुई है। स्टेटमेंट कंक्लूजन हमने आज ही खत्म